हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या उनकी नेचर क्या होती है, कि वो इमेजेस छोटी हैं, बड़ी हैं, किस तरह की हैं, कहाँ बन रही हैं, तो वो जो है वो उसकी नेचर या प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो सबसे पहले ये जो इमेज बनती है वो हमने अलग अलग केसेस में अभी देखा था कि इमेजेस हैं रियल भी बन रही हैं और वर्चुअल भी बन रही है, दोनों ही तरह की, रियल एंड वर्चुअल, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। साथ में ही वो क्या है, सीधी इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है, यानी इसमें इमेज है वो इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। उनकी जो साइज होती है इमेजेस की वो अलग अलग तरह की होती है, यानी वो पॉइंट साइज्ड इमेज से लेकर के हाईली एनलार्ज्ड भी हो सकती है। देन ये जो इमेजेस बनती हैं इनसे उनकी पोजीशंस क्या क्या होती हैं, ये पोजीशंस डिफरेंट पोजीशंस पे बनती हैं। इट मीन्स कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस की प्रॉपर्टीज या नेचर क्या होती है कि वो दोनों तरह की हो सकती हैं। इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, वो इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। साइज उनकी बहुत छोटी पॉइंट साइज भी हो सकती है और हाईली एनलार्ज्ड भी हो सकती है, और उनकी पोजीशन है वो भी हर केस में अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है मैंने उसको कितनी दूरी पे रखा है, सी बियॉन्ड सी है, इन्फिनिटी पे है, सी पे है, सी और एफ के बीच में, या एफ पे है, या एफ और पी के बीच में है। तो अलग अलग जगह पे रखने पर इमेज है वो भी अलग अलग पोजिशन पे बनती है। नाउ द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स को हम किस किस तरह से किन किन डिवाइसेस में यूज करते हैं। सो द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज और सर्च लाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स। किस तरह से यूज करते हैं, हम ये जानते हैं कि जब ये जो मिरर्स होते हैं कॉनकेव, इनके ऊपर जो लाइट गिरती है उस लाइट को ये क्या करते हैं, एक तरह से इकट्ठा करते हैं, और इस कारण से ये क्या करते हैं, एक तरह से लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और इसी कारण से हम इनको कन्वर्जिंग लेंस मिरर्स भी कहते हैं। तो ये लाइट जो इनके ऊपर गिरती है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और इस कारण से इनको रिफ्लेक्टर के रूप में टॉर्चेज वगैरह में भी हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रिफ्लेक्टर के रूप में ये सरफेस है और ये अंदर की तरफ इस तरह से धसी हुई है, यहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं और ये जो बल्ब है इससे जो लाइट आ रही है वो इस रिफ्लेक्टर पे पीछे की साइड में इस तरह से गिर रही है। तो ये जो है किस तरह से इन रे ऑफ लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट हो गया, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानते हैं हम, इस पे अगर नॉर्मल खींचे तो ये जितने एंगल पे जा रही है उतने एंगल पे ये बाहर निकलेगी। तो ये रे है किस तरह से बाहर निकलेगी, इस तरह से, ये वाली रे कैसे निकलेगी, इस तरह से, ये कैसे निकलेगी, इस तरह से, इधर ये भी रेज है वो इस तरह से पास होंगे, और यहाँ है वो रेज है वो सीधी ही जा रही है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो टॉर्च है इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है कि टॉर्च का जो बल्ब है उसकी लाइट पीछे की साइड में जो इस तरह की सरफेस है जो कि क्या है, कॉनकेव सरफेस है, और ये जो कॉनकेव सरफेस है वो लाइट को क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो ये इसको ऐसे स्प्रेड करने की बजाय इकट्ठा करती है, और इस कारण से सामने की डायरेक्शन में ही हमें लाइट की जरूरत होती है, और सामने की डायरेक्शन में एक बीम ऑफ लाइट है वो हमें मिलती है। और इसी कारण से टॉर्च का जो पीछे का ये जो पार्ट है जो रिफ्लेक्टर के रूप में है उसमें हम मिरर्स कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव। सेम यही चीज लागू हो जाएगी व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा, और जो सर्च लाइट्स है जिसमें किसी चीज को सर्च करेंगे हम बहुत ज्यादा लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो उसके में भी इसी तरह के मिरर्स को हम यूज करते हैं। सेकंड यूज
एज मेकअप मिरर और यानी इसको हम मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये मेक्स लार्ज इमेज ऑफ फेस। तो इनको स्पेशली हम शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ताकि फेस की बड़ी इमेज बने और उससे हमें साफ साफ दिखे और अच्छे से हम मेकअप कर सकें या अच्छे से हम शेविंग वगैरह कर सकें। तो इसको हम शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के रूप में भी कॉनकेव मिरर्स को हम यूज कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर्स का नेक्स्ट यूज, डेंटिस्ट्स यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी एनलार्ज्ड इमेजेस ऑफ टीथ। तो डेंटिस्ट जिसके पास में हम जाते हैं तो हमारे दांतों की बड़ी इमेज को अच्छे से देखने के लिए वो जिन मिरर्स का यूज करता है वो भी कॉनकेव मिरर्स होते हैं। डेंटिस्ट ऑल्सो यूज दीज मिरर्स। देन यूज्ड इन सोलर कुकर और सोलर फर्नेस। ये सोलर कुकर या सोलर फर्नेस है जिसके अंदर सोलर एनर्जी को, सन की लाइट को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हम फोकस करते हैं, और फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, यानी वो लाइट को स्प्रेड ना करके इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और इस कारण से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उसको फोकस कर सकते हैं। जैसे ये लिड या कैप है सोलर कुकर की, और यहाँ इस पार्ट के अंदर मान लो कि हमने टिफिन रखा है या जो बर्तन रखा है उसमें कोई खाने की चीज जिसको हमें पकाना है, कुक करना है। तो इस केस में यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं एक ग्लास शीट से, ताकि जो एनर्जी है वो बाहर रिफ्लेक्ट ना हो। ये जो पार्ट है वो हम बना सकते हैं कॉनकेव मिरर का। और किस लिए, कि जो सन की जो लाइट है वो इसके ऊपर गिरेगी, तो ये जो सन की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, उस सन की लाइट को ये क्या करेगा, फैलाने की बजाय ये इसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह से भेजेगा। और इस तरह से ये जो रेज यहाँ पे आ रही है, ये जो रेज है इसके अंदर वजह से सारी रेज है वो फोकस होकर के जब यहाँ पे जाएंगी, तो जो टिफिन या जो भी बर्तन यहाँ पे रखा है उसमें जो खाना है वो क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। तो इसलिए सोलर कुकर में या सोलर फर्नेस, जो सोलर भट्टियां होती हैं बड़ी, जिनके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। इन कॉनकेव मिरर को हम सोलर फर्नेस, सौर भट्टी जिसको बोलते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, या सोलर कुकर के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है इन माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। किस तरह से माइक्रोस्कोप में इसको यूज करते हैं हम देखेंगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर आपने देखा हो ये यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, और ये इसका जो फुट पार्ट होता है, यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो ये जो पार्ट है यहाँ पे एक इस तरह का मिरर लगा हुआ होता है, जिसकी पोजीशन को हम चेंज करते रहते हैं, उसको हम यूं कर सकते हैं। तो ये जो मिरर है ये भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और इस कॉनकेव मिरर पे सन की लाइट या जो लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट आती है वो उस लाइट को क्या करता है, इस स्लाइड के ऊपर, यहाँ जो हमने स्लाइड रखी है उसके ऊपर फोकस कर देता है। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी ये जो मिरर हम यूज कर रहे हैं, ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग कामों में कॉनकेव मिरर्स को यूज कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर्स कैसे इमेज फॉर्म होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है आदि। तो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं वो किस तरह के मिरर्स होते हैं, मिरर्स सिंपली वी कैन से ऐसे मिरर्स जिनके अंदर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। जैसे ये एक ग्लास पीस है, ट्रांसपेरेंट है,
हमने क्या किया कि इसकी इस साइड के अंदर पहले सिल्वर की पॉलिश करी या सिल्वर की कोटिंग करी और उसके बाद में रेड कलर इसके ऊपर पेंट कर दिया। अब ये इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो पास तो हो नहीं सकती क्योंकि साइड में हमने पेंट कर दिया है, सिल्वर की कोटिंग कर दी है, तो लाइट जो पीस के ऊपर गिरेगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इट मीन्स अब इसकी ये जो सरफेस है ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरह से है, बल्ज्ड, बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्ज्ड आउटवर्ड्स। तो इस तरह के मिरर्स को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स। ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं इनको हम एक और नाम देते हैं जो कि है डाइवर्जिंग मिरर्स। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जो लाइट गिरती है वो उसको क्या करते हैं, स्प्रेड और डाइवर्ज कर देते हैं, डाइवर्स द फॉलिंग लाइट। इनके ऊपर जो लाइट गिरती है वो उसको स्प्रेड कर देते हैं या डाइवर्ज कर देते हैं, इसी कारण से हम इन मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। जैसे इस साइड में हमने पॉलिश कर रखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है। इस पे हम देखेंगे कि ये अगर हम इसका स्फीयर बनाना चाहें तो स्फीयर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। और इस तरह से अगर इसका स्फीयर बनेगा तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, ये इसका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। बाहर की साइड में ये चीजें होंगी नहीं क्योंकि ये क्या है, स्फीयर इस साइड में बन रहा है, तो ये दोनों चीजें हैं वो क्या होंगी, इस साइड में। और ये जो पॉइंट है वो इसका क्या हो जाएगा, पॉल। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं जो कि पी से, एफ से और सी से पास होते जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके ऊपर जो लाइट गिरती है तो वो लाइट किस तरह से, जैसे मानो कि ये रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से गिर रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से गिर रही है, और इधर भी इसी तरह से रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये किस तरह से वापस लौटेंगी या किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो हमें किस तरह से पता लगेगा, सिंपली वो ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी। तो अगर हम इससे इस तरह से नॉर्मल खींचते हैं या इससे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इससे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं या ये इससे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, तो ये सब क्या है, नॉर्मल है। अब ये जितने एंगल पे मान लो कि जा रही है, आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो इस तरह से, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जितना एंगल ये है उतने एंगल पे वापस लौटेगी, तो हमें क्या लगेगा कि ये जो रे है वो इस तरह से बाहर आ रही है, यानी ये जो रे है वो भी इसी तरह से बाहर जाएगी, और ये जो रे है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये जो रे है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो रेज हैं ये क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, यानी इसने क्या किया, ये जा तो रही थी ऐसे और इनको फिर वापस ऐसे फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, उसी कारण से इनको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स। जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर्स में देखा था डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती है उसके अंदर, इसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर उसमें भी डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे, किस तरह से हम उनको बनाते हैं, किस तरह से हम उनको शो करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो सरफेस है जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज होता है। इसके अंदर की साइड में हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, सिल्वर या पेंट करते हैं रेड कलर का, तो सिल्वर की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो अब इसका ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जिसको हम एम एंड एन से शो करते हैं, इसको हमने जैसे कॉनकेव मिरर में देखा था वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, एपर्चर। ये पार्ट है जिसमें लाइट है वो पास हो सकती है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, इतने पार्ट के थ्रू लाइट एंटर करती है, यहाँ वाले पार्ट से नहीं करेगी, यहाँ वाले पार्ट से नहीं करेगी, तो इसी पार्ट पे लाइट एंटर करेगी, इसको हम कहते हैं इसका एपर्चर एम एन। इसके
ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसके सेंटर में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम इसका क्या कहते हैं, पॉल, पॉल ऑफ ए मिरर, जिसको हम पी से शो कर सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं इस तरह से तो हमें ये लगेगा कि ये एक बड़ा सा स्फीयर है और उसी स्फीयर में से इसको काट करके बनाया गया है। अब ये जो स्फीयर है इसका सेंटर अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल से लेकर की यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से शो कर सकते हैं। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम आर से शो करते हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम इसका क्या कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकस। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, एफ। अब इसमें अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो कि पी, एफ एंड सी से पास होती है, तो ये एक जो सीधी लाइन हमें मिलती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, ये बाहर की तरफ जो उभरी हुई है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करती है। और अंदर वाली साइड है वो क्या होगी, पॉलिश्ड सरफेस। और पॉलिश्ड सरफेस होने की वजह से लाइट इसमें से पास नहीं हो पाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर की साइड में तो रख नहीं सकते, क्योंकि अंदर साइड में अगर ऑब्जेक्ट भी रखेंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या है, पॉलिश्ड है, तो लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो हम देख ही नहीं पाएंगे। इट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट को इसी साइड में रखना पड़ेगा, और इमेज ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखेंगे तो किस तरह से इमेज फॉर्म होगी वो हम अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर्स में देखा था डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती है उसके अंदर, इसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर उसमें भी डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे, किस तरह से हम उनको बनाते हैं, किस तरह से हम उनको शो करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो सरफेस है जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज होता है। इसके अंदर की साइड में हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, सिल्वर या पेंट करते हैं रेड कलर का, तो सिल्वर की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो अब इसका ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जिसको हम एम एंड एन से शो करते हैं, इसको हमने जैसे कॉनकेव मिरर में देखा था वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, एपर्चर। ये पार्ट है जिसमें लाइट है वो पास हो सकती है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, इतने पार्ट के थ्रू लाइट एंटर करती है। यहाँ वाले पार्ट से नहीं करेगी, यहाँ वाले पार्ट से नहीं करेगी, इसी पार्ट पे लाइट एंटर करेगी, इसको हम कहते हैं इसका एपर्चर एम एन। इसके ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसके सेंटर में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम इसका क्या कहते हैं, पॉल, पॉल ऑफ ए मिरर, जिसको हम पी से शो कर सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं इस तरह से तो हमें ये लगेगा कि ये एक बड़ा सा स्फीयर है और उसी स्फीयर में से इसको काट करके बनाया गया है। अब ये जो स्फीयर है इसका सेंटर अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल से लेकर की यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से शो कर सकते हैं। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम आर से शो करते हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम इसका क्या कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकस। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, एफ। अब इसमें अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो कि पी एफ एंड सी से पास होती है, तो ये एक जो सीधी लाइन हमें मिलती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, ये बाहर की तरफ जो उभरी हुई है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करती है। और अंदर वाली साइड है वो क्या होगी, पॉलिश्ड सरफेस। और पॉलिश्ड सरफेस होने की वजह से लाइट इसमें से पास नहीं हो पाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर की साइड में तो रख नहीं सकते, क्योंकि अंदर साइड में अगर ऑब्जेक्ट भी रखेंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या है, पॉलिश्ड है, तो लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो हम देख ही नहीं पाएंगे। इट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट को इसी साइड में रखना पड़ेगा। और इमेज ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखेंगे तो किस तरह से इमेज फॉर्म होगी वो हम अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी अब हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम खींच करके इमेज फॉर्मेशन देखा था, उसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे और उससे इमेज कैसे फॉर्म होगी वो भी हम रे डायग्राम्स खींच करके पता लगाएंगे। तो इसके अंदर जो पहली कंडीशन है, रे डायग्राम हम जो बनाते हैं इसके लिए, उस रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो अगर हम रूल्स की बात करें तो इसके अंदर भी वही 4 रूल्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। पहला रूल कि जब कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अंदर की साइड में इतने पॉलिश कर रखा है, अगर इसके ऊपर कोई रे पैरेलल पास होती है, रे अगर पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में किस तरह से पास होगी, appears to emerge from F focus। यानी जो रे ऑफ लाइट है वो अगर पैरेलल इसके ऊपर गिरती है तो उस केस के अंदर वो ऐसे लगेगा जैसे कि वो फोकस से आ रही है। तो सिंपली हमने क्या किया कि इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींची, ये क्या हो गया, नॉर्मल। जितने एंगल पे ये इसके ऊपर इंसिडेंस हो रही है इसको हम क्या कहें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उतने ही एंगल पे ये वापस लौटेगी, तो ये इस तरह से वापस जब लौटेगी तो यहाँ पे जब कोई इसको देखेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है तो उसको लगेगा कि ये रे है वो फोकस से आ रही है। तो ऐसे लगेगा कि दिस इज एमर्जिंग फ्रॉम द फोकस। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स फोकस, यानी इंसिडेंट हो रही है फोकस की डायरेक्शन में, तो उस केस में रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि जब रे ऑफ लाइट है वो फोकस की डायरेक्शन में अगर हम उसको इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस लौट जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम इसको देखते हैं यहाँ पे किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की साइड में पॉलिश, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम डायरेक्ट तो इसके ऊपर डाल नहीं सकते क्योंकि इस साइड में पॉलिश कर रखी है तो यहाँ तो जाएगी नहीं। तो कह क्या रहा है कि हम इसको इस तरह से रे को डालते हैं कि टुवर्ड्स दैट या इन द डायरेक्शन ऑफ
फोकस। तो फोकस की डायरेक्शन में अगर हम इसको इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। अगेन वही सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये सी और ये जो पॉइंट है इसका, इन दोनों को मिलाते हुए अगर हम लाइन खींचते तो वो क्या हो गया, नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये क्या होगा, जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे क्या होगी, वापस लौटेगी। वापस लौटेगी तो ये इतने एंगल को बनाते हुए जब वापस लौटेगी तो इस तरह से ये बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो रे है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और इस कारण से दूसरी कंडीशन भी ये कहती है कि जब हम रे को इंसिडेंट करवाते हैं टुवर्ड्स द एफ इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, in that case after reflection the ray will be parallel to the principal axis।